हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल निमिजी नट एजुकेशन में। मैं शशि सोनी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सभी लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो हमारी यूनिट 6 चल रही है, आप लोगों के सामने यूनिट 6 चल रही है। यूनिट 6 का पार्ट भी चल रहा है, जिसमें ऑलरेडी आपके 7-8 क्लास हो चुके हैं, क्योंकि इसमें चीज़ें आपके इतनी डिफ़िकल्ट हैं कि एक बार में समझाने से यदि एक कॉन्सेप्ट को हम जल्दी जल्दी ले लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं इसमें इतना टाइम लगा रही हूँ, रिसर्च में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो उनको कई एग्जाम्पल देके हमको क्लियर करना पड़ता है। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपको ये रिसर्च का यूनिट 6 चल रही है, यूनिट 6 का पार्ट भी चल रहा है। पिछले वीडियो में हमने आपको टूल्स बताए थे। ठीक है, इसकी एक शोध में इसमें आपका जो लास्ट अभी यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा, यूनिट 6 का पार्ट भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, पूरा फिनिश हो जाएगा। इसके बाद पार्ट सी एवं पार्ट डी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले जो आपका इसमें दिया हुआ है कि टूल्स, ठीक है, टूल्स उपकरण, ठीक है, उपकरण में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, इसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, ये हम आपको बता चुके हैं। ठीक है, विश्वसनीयता होनी चाहिए। इसके बाद इसमें आपकी वैधता होनी चाहिए और मानकीकरण होना चाहिए। ठीक है, मानकीकरण, ये पिछले वीडियो में हम सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। वैलिडिटी, रिलायबिलिटी एवं स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें एक जो टूल्स होगा वो तभी सत्य होगा, उससे जो प्राप्त निष्कर्ष होंगे वो तभी वैलिड होंगे, तभी शुद्ध माने जाएंगे, जब उनमें कौन कौन सी चीज़ें हों, विश्वसनीयता एवं वैधता एवं मानकीकरण। एक जो हमारा टूल्स का मतलब हमने आपको बताया, जो कोई टेस्ट करने वाला टूल्स, जो साधन होता है हमारा किसी भी चीज़ को मापने का, मापने, ठीक है, इसको हम कहते हैं टूल्स, उपकरण, जिसके द्वारा हम किसी भी चीज़ को मापते हैं। जैसे मान लीजिए यदि हमको मिल्क मापना है कि ये कितना है, तो इसके लिए हमको लीटर का यूज करना पड़ेगा, दूध के जो लीटर आता है उसका यूज, तो वो उपकरण हुआ लीटर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे हमको ये देखना है कि आप की हाइट कितनी है, तो हाइट के लिए हमको स्केल चाहिए होगा या इंची टेप चाहिए होगा, तो इंची टेप को या स्केल को क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं। अब मान लीजिए हमको आपका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, आपसे हमको नॉलेज चाहिए, फेस टू फेस बैठ के हमको बातचीत करनी है, आपसे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो इस इन्फॉर्मेशन को हम किसके द्वारा हम सिलेक्ट करेंगे, साक्षात्कार के द्वारा, इंटरव्यू के द्वारा। तो उस इंटरव्यू को क्या कहते हैं, उपकरण आता है यहाँ। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आई। तो इसमें एक टूल्स में क्या होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए एवं स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए कि जिस मानक के लिए वो निर्धारित किया गया, जो उपकरण जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य को वो कहाँ तक पूरा कर रहा है और उस चीज़ को वो कहाँ तक माप रहा है और कितनी बारीकी से माप रहा है। ठीक है, कितना शुद्ध, ठीक है, कितना शुद्ध माप रहा है और उसका प्रसार कहाँ तक माप रहा है, कितनी बारीकी से माप रहा है। ये सारी चीज़ें एक टूल्स के द्वारा हमको पता चलती है। ठीक है, कि इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो उपकरण हम यूज कर रहे हैं वो कितना शुद्ध है। ठीक है, तो हमने आपको बताया था कि ये टूल्स का जो उपकरण का हम यूज करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम के बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं, हाइपोथेसिस के बाद हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के बाद जब डाटा कलेक्ट करते हैं तब हमको सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है, सैम्पलिंग के लिए हमको डाटा कलेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, सैम्पलिंग की ज़रूरत पड़ती है। सैम्पलिंग के लिए कि जो हमारी सैम्पलिंग ली है, जो हमारे पास डाटा है, जो रिव्यू एंड लिटरेचर के माध्यम से जो हमने डाटा कलेक्ट किया है एवं जो हमारे पास सूचनाएं हैं वो सही है कि नहीं है, तो ये हम कैसे पता करते हैं, उपकरणों के माध्यम से। ठीक है, किसी भी व्यक्ति के बारे में हमको कोई जानकारी मिली है तो उस व्यक्ति से हम जब सामने इंटरव्यू के द्वारा मिलते हैं, मान लीजिए उसका इंटरव्यू ले लेते हैं, तो हमको मालूम चल जाता है कि उसकी जो नॉलेज थी, जो हमको मिली थी, वो कितनी सही है, और परीक्षण के माध्यम से पूरा का पूरा फाइनल हो जाता है कि वो कितना सही। लेकिन जो परीक्षण होता है, जो उपकरण होता है, वो कैसा होना चाहिए, वो खुद वैलिड होना चाहिए। ठीक है, तभी तो वो सही चीज़ को मापेगा, मतलब जो भी उपकरण आपका जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है उस उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, इसके बाद टूल्स दिए हुए हैं। इसके बाद आपका इसमें उपकरणों के प्रकार, टाइप ऑफ टूल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से हैं, ये तो आपकी
कौन कौन सी विशेषताएं टूल्स में होनी चाहिए, ये थी आप उपकरणों के प्रकार, ठीक है, टाइप्स ऑफ टूल्स, टाइप्स ऑफ टूल्स, ठीक है, उपकरणों के प्रकार। तो इसमें आपके जो दिए हुए हैं वो कौन कौन से दिए हुए हैं, होते तो बहुत सारे हैं लेकिन आपको स्पेशली जो पढ़ना है, पहला पढ़ना है आपको कोटि निर्धारण मापनी, मापनी या पैमाना इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना, अभिवृत्ति निर्धारण पैमाना। इसके बाद प्रश्नावली, ठीक है। इसके बाद जो आपका दिया हुआ है अभिक्षमता परीक्षण, ठीक है, अभिक्षमता परीक्षण। इसके बाद उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण एवं इन्वेंटरी टेस्ट, ठीक है। इसी को आप इन्वेंटरी बोलने लगे हैं, इसी को जो है हमारा इंटरेस्ट टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट। तो ये जो शोध के प्रकार आपके इसमें जो कोड टूल्स के प्रकार हैं, इतने प्रकार आपको पढ़ने हैं। कोड निर्धारण पैमाना, अभिवृत्ति, प्रश्नावली, अभिक्षमता, उपलब्धि परीक्षण, इन्वेंटरी, ये सारी चीज़ें ये कौन सी हैं, टाइप्स ऑफ टूल्स। इन उपकरणों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं, उसी को तो उपकरण कहते हैं कि जिसके द्वारा हम किसी भी व्यक्ति के गुणों को, शीलों को, विशेषताओं को मापते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उपकरण कहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम आपकी सबसे पहले जो आपकी, ये तो हम आपको पढ़ा चुके हैं टूल्स के जो उपकरण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, ये विशेषताएं हैं, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद हमको आपको पढ़ाना है कोटि निर्धारण पैमाना, ठीक है। ये जो कोटि निर्धारण पैमाना है और ये प्रश्नावली है और ये आपका इंटरेस्ट है, ये हम आपको अलग अलग पढ़ाएंगे। वो अभिवृत्ति, अभिक्षमता और उपलब्धि, ये एक साथ सारी चीज़ें इकट्ठे पढ़ा देंगे, क्योंकि इनमें हम केवल आपको तुलनात्मक रूप से पढ़ा देंगे। आते सभी को ही, लेकिन कन्फ्यूजन इनमें सबसे ज़्यादा रहती है एप्टीट्यूड टेस्ट में, एप्टीट्यूड टेस्ट में एवं अचीवमेंट टेस्ट में, इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले है आपकी कोटि निर्धारण मापनी, ठीक है। क्या लिखा हुआ है इसमें, कोटि निर्धारण मापनी, कोटि निर्धारण पैमाना आपके सिलेबस में लिखा हुआ है, पहले आप इसको देखिए, कोटि निर्धारण पैमाना। अब देखिए इसको और क्या क्या कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं श्रेणी मापनी, श्रेणी मापनी, ठीक है। और क्या कहते हैं इसको, और कहते हैं निर्धारण मापनी, निर्धारण मापनी, ठीक है। इसके बाद इसको जो इंग्लिश में कहती वो कहते हैं केवल रेटिंग स्केल, ठीक है। इंग्लिश में इसका एक ही वर्ड है रेटिंग स्केल, हिंदी में इसको अलग अलग कहते हैं। कोटि निर्धारण पैमाना, कोटि निर्धारण पैमाना क्या होता है, जब कभी भी हम किसी भी व्यक्ति के बारे में, गुणों के बारे में, विशेषताओं के बारे में या चरित्र के बारे में अपने मत को प्रकट करते हैं या अपना निर्णय देते हैं, तो वो उसकी क्या कहती है, उसी को हम कहते हैं रेटिंग स्केल, मतलब किसी को मूल्य देना, ठीक है। रेटिंग स्केल का किसी को रेट देना, ठीक है, रेट देना मतलब कि मूल्य देना, कि हम आपको कितना मूल्य दे रहे हैं, हमारी नज़र में आपका मूल्य क्या है, ठीक है। इस रेटिंग स्केल देना मतलब सीधा सा है आपके कि किसी भी परिस्थिति, वस्तु अथवा चरित्र के विषय में अपना मत या निर्णय को अभिव्यक्त करना, ठीक है। ये आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद इसके और एग्जाम्पल देंगे, आपको समझा देंगे, क्लियर कर देंगे, ठीक है। इसका सीधा सा मतलब होता है किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी चरित्र के बारे में या किसी भी विषय के बारे में अपना मूल्य देना या अपना मत प्रकट करना, ठीक है। ठीक है,
एडजेक्टिव लिख लीजिए, किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, चरित्र के विषय में, ठीक है, चरित्र के विषय में अपना मत अथवा निर्णय को अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना ही क्या होता है, कोटि निर्धारण या श्रेणी मापन, श्रेणी मापनी, ठीक है। इसमें श्रेणी मापनी कहते हैं, नहीं होती है, कुछ भी लिख दीजिए, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। किसी वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, चरित्र के विषय में अपना मत अथवा निर्णय देने को ही निर्णय को अभिव्यक्त करना, ठीक है, निर्णय को अभिव्यक्त करना ही श्रेणी मापनी होती है, ठीक है। तो ये समझ में आ गई। या एक और है आपकी डेफिनेशन, गुड ने लिखा हुआ है, श्रेणी मापनी एक व्यवस्थित पद्धति के अनुसार किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में निहित विशेषताओं की सीमा का आकलन है, जिसे गुणात्मक अथवा परिमाणात्मक विधि द्वारा बताया जा सकता है कि मैं आपको कितना पसंद करती हूँ किसी भी व्यक्ति के बारे में, ठीक है, कि मैं आपको जैसे इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, एक रेखा बना लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमको किसी को रेट देना है, ठीक है, तो इसके दो इस तरीके से बना लेंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सर्वोत्तम, सबसे अच्छा, सर्वोत्तम, ठीक है। इसके बाद लिख देंगे उत्तम, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे, सामान्य, यहाँ पे 0, ठीक है, नॉर्मल, सामान्य से नीचे, ठीक है, और यहाँ पर लिख देंगे बिल्कुल नहीं, इस तरीके से। अब यदि हमसे किसी भी व्यक्ति के बारे में राय पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, ये जो नॉर्मल होता है, ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए मैम कैसा पढ़ाती हैं, ठीक है, शशि मैम कैसा पढ़ाती हैं, तो आप कहेंगे नॉर्मल पढ़ाती हैं, ठीक है, नॉर्मल। ये तो हो गया आपका 0 स्तर, ठीक है। इसकी यहाँ पे सर्वोत्तम होता है और यहाँ पे बिल्कुल से निचला, 2 छोर होते हैं। इसको आपका शायद ध्रुवीय स्केल भी कहते हैं, ठीक है, शायद स्केल भी कहते हैं, 2 ध्रुवीय स्केल भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला सर्वोत्तम होता है और सबसे जो लास्ट का होता है वो सबसे नीचा होता है, जो बीच में जो होते हैं उनको नॉर्मल रेट दे दिए जाते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि मैम कैसा पढ़ाती हैं, कैसा एजुकेशन की तैयारी करवाती हैं, तो पहले मान लीजिए यदि आपको लगेगा आपके अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आप कहेंगे सामान्य। यदि आपको लगेगा नहीं ठीक पढ़ाती हैं, तो आप क्या कहेंगे, सर्वोत्तम। यहाँ पे केवल और केवल ये आपको कोटि निर्धारण पैमाना होता है, किसी व्यक्ति के सामने मत देने के लिए ये कोटि निर्धारण पैमाना होता है, इस तरीके से बना हुआ होता है। इसमें केवल उसका मत प्रकट होता है और वहीं पर आप अपना टिक लगा देते हैं। यहाँ पे टाइम भी कम होता है, टाइम भी कम लगता है और जल्दी इसको कर दिया जाता है, ठीक है, तो समय भी कम लगता है। बहुत ज़्यादा बातें नहीं, अपना पूरा मत नहीं प्रकट करना होता है कि नहीं वो ऐसा पढ़ाती हैं या वो इस तरीके से पढ़ाती हैं, उनमें ये कमी है या ये नहीं, सब कुछ बस सीधा आपको लगा कि मैम नहीं ठीक पढ़ाती हैं तो आपने उत्तम कह दिया। आपको लगा नहीं मैम बहुत अच्छा पढ़ाती, एक्सीलेंट पढ़ाती, तो आपने इस पर टिक कर दिया। यदि आपको लगा कि नहीं मैम सामान्य से नीचे पढ़ाती हैं, मतलब सामान्य अच्छा हो जाता है, वो इससे भी नीचे पढ़ाती हैं, या आपको बिल्कुल बेकार पढ़ाती हैं, तो आप इसको, ठीक है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, रेटिंग स्केल, कि हमने इनको रेट दे दिए या मतलब कि अंक दे दिए, या इसको हम अंक के रूप में भी, मान लीजिए हम इनको 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर या 10 नंबर। जैसे आपने अभी इस टाइम पे आप वो जो इंडियन आइडल वो आता है, शो आते हैं, उसमें जो स्कोर दिए जाते हैं वो क्या इसी पे निर्धारित तो है, रेटिंग स्केल पे। वोट मांगते हैं बच्चे, सिंगिंग करते हैं, डांसिंग करते हैं, वो कहते हैं प्लीज़ हमको अपना वोट दीजिए, मत दीजिए, ये रेटिंग स्केल, हम उनको रेट देते हैं, अपना मत प्रकट करते हैं। और ये सबका वोट, सबका मत अपने अपने अकॉर्डिंग होता है, हम किसी को कितना भी दे सकते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, जो हमको लगेगा हम वही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे केवल हम एक रेखा बना देते हैं और ऊपर नीचे उनको डिसाइड कर देते हैं और बीच में कम लोगों को कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, जो टीवी में भी शो आते हैं, बच्चों की डांस के आते हैं, ठीक है, और
लिटिल चांस शायद आता है ना, लिटिल चांस, उसको में जो शो आते हैं बच्चों को वोट देने के लिए, उनमें कोई 90 नंबर देता है, कोई 90 पॉइंट देता है, कोई 50 देता है, कोई 100 पॉइंट देता है। तो इससे क्या हो जाता है, उनका स्तर बढ़ जाता है। तो इसी तरीके से लोगों के बारे में अपनी राय जानने के लिए हम इस तरीके के वो करते हैं। और जो श्रेणी मापने का मुख्य रूप से जो उद्देश्य होता है, इनका हम यूज कहाँ पे करते हैं, जैसे मान लीजिए शिक्षक वर्ग के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमको क्या करना है, शिक्षकों का चयन करना है, ठीक है, या उनका मूल्यांकन करना है, स्पेशली चयन करना है, ठीक है, या उनका मूल्यांकन करना है, मतलब कि शिक्षक कितने सफल हैं, ठीक है, शिक्षकों की सफलता या असफलता, सफलता या असफलता के बारे में। तो इस तरीके की हम एक रेटिंग स्केल बनाएंगे, इसी को रेटिंग स्केल कहते हैं। रेटिंग स्केल बनाएंगे और जो स्टूडेंट्स होंगे उनके बारे में मूल्यांकन करेंगे। ये टीचर पढ़ाते हैं, इनके बारे में अपनी राय बताइए। तो एक इसे मिला के जितने, तो इनका एक स्कोर हमको पता चल जाएगा कि ज़्यादा वोट किस में जा रहे हैं, सामान्य में जा रहे हैं, उत्तम में जा रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अपना वो कर लेते हैं, ठीक है। और विद्यालयों के मूल्यांकन में भी होता है, शिक्षकों का चयन में भी होता है, विद्यालयों के मूल्यांकन में भी होता है, ठीक है। विद्यालयों के मूल्यांकन से क्या है, मतलब कि किस करिकुलम का हमको यूज कर, जो हम करिकुलम का यूज कर रहे हैं उसके बारे में हम रेटिंग स्केल का यूज करके लोगों से पता कर लेते हैं। शिक्षण विधियों के बारे में मैं आपको शिक्षण विधियाँ 2 तरीके से पढ़ाऊँ, मान लीजिए कि आपको यहाँ लिख के पढ़ाऊँ या ओनली लेक्चर दे दूँ, चीज़ों को बोलूँ ना, फिर आपसे क्या वोट ले लूँ कि आप बताइए ये मैटर ज़्यादा अच्छा है या ये मैटर ज़्यादा अच्छा है। तो आप बताएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमको क्या एक स्कोर पता चल जाता है किसी का परीक्षण या टेस्ट, किसी को निर्धारण मापनी टूल्स, उपकरण भी कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब इसके जो प्रकार होते हैं 5 प्रकार की होती है, ठीक है। इसकी हम बात, ये समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है। ये जो रेटिंग स्केल होती है ये गिलफोर्ड थे, गिलफोर्ड ने श्रेणी को 5 प्रकार की बताई है। गिलफोर्ड ने श्रेणी मापनी के 5 प्रकार बताए हैं, ठीक है। 5 प्रकार बताए हैं। सबसे पहले इनको लिख लीजिए, फिर एक एक करके इनको समझा दूंगी, ठीक है। ठीक है, ये 5 प्रकार की आपकी मापनी बताई गई हैं। पहली होती है सांख्यिकीय मापनी, न्यूमेरिकल स्केल्स, चित्रित मापनी, ग्राफिक्स स्केल, क्रमांकीकृत मापनी, स्टैंडर्ड स्केल्स, संचयी बिंदु मापनी, क्यूमुलेटिव पॉइंट्स स्केल्स, बाधित चयन मापनी, फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल, ठीक है। सबसे पहले सांख्यिकीय मापनी क्या होती है, न्यूमेरिकल स्केल्स किसको बोलते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने आपको बताया था कि जो स्केल्स होती है, जो कोटि निर्धारण स्केल होती है, वो इस तरीके से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कि इस तरीके से इसमें एक स्टैटिक्स का यूज कर देते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने आपको बताया था, यहाँ पे बता दिया था वेरी गुड, ठीक है, यहाँ पे गुड, ठीक है। तो ये स्केल हमने आपके सामने बनाई है, ये नॉमिनल मापनी की स्केल है। यहाँ पर हम इस रेटिंग स्केल में किसी को अंक देते हैं, सांख्यिकीय, ठीक है, नॉमिनल देते हैं, न्यूमेरिकल नॉमिनल नहीं, सॉरी, नाम नहीं देते हैं, अंक देते हैं, न्यूमेरिकल नंबर दे देते हैं कोई से भी, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर किसी की सुंदरता का अध्ययन करना है, मतलब सीमांकन करना है, किसी की सुंदरता के बारे में बताना है, ठीक है, किसी की सुंदरता की सीमांकित करनी है। तो यहाँ पे हम इस टाइप का एक वो बना लेंगे कि किसी की सुंदरता की सीमा का स्तर क्या है, ठीक है, वो कितनी सुंदर है। तो अब हमको ये देखना है, तो मान लीजिए हमने ये बना लिया, यहाँ पे ये रख देते हैं औसत, मतलब सामान्य, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, औसत, तो यहाँ पे हमने 0 रख दिया। यहाँ पे गुड अच्छा है, इसके बाद वेरी गुड बहुत सुंदर है, ठीक है, गुड सुंदर है, यहाँ पे वेरी गुड बहुत सुंदर है, यहाँ पे कैसी है, औसत नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पर -1 दे दिया इसको कुरूप, और यहाँ पर -2 वेरी कुरूप, मतलब बहुत ज़्यादा बुरी, बहुत ज़्यादा कुरूप, ठीक है। तो यहाँ पर अगली, यहाँ पर वेरी अगली, तो यहाँ पे हमने
पॉइंट रखा, इसके बाद +1 यहाँ दे दिया, +2 यहाँ पे दे दिया। तो इस तरीके से इस रेटिंग स्केल को हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल स्केल। ठीक है, अब इसके बाद आ गया आपका चित्रीकृत मापनी। तो इसमें क्या होगा, जैसे इसमें आपका इसी को हम चित्रीकृत मापनी के अंडर में समझा देते हैं आपको। ठीक है, इसी को यदि हमको ग्राफिक्स मापनी, ठीक है, चित्रित मापनी ग्राफिक स्केल में देखना है तो किस तरीके से, वेरी गुड, तो इसका ये हमने इस तरीके से बना दिया। इसके बाद गुड, तो इस तरीके से, तो चित्रित रूप में कर देते हैं, इस तरीके से देखते हैं ना। अब ये कैसा है, मीडियम, तो यहाँ पे ज़्यादा क्रूप हो गया, ये बहुत ज़्यादा बुरी है और ये बहुत ही बेकार है, बदसूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से चित्रित मापनी हो गया। अब इसके बाद प्रमापीकृत मापनी क्या होती है। ठीक है, प्रमापीकृत मापनी क्या होती है, इसमें अब हमने आपको बताया था स्टैंडर्ड स्केल। अभी हमने स्टैंडर्ड बताए थे, क्या होता है कि पहले से हम एक मापन निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, पहले से हम क्या करते हैं, एक मापन का निर्धारण करते हैं। ठीक है, मतलब कि पहले से एक हमने मानक स्टैंडर्ड निर्धारित कर दिया। ठीक है, या मान लीजिए किसी व्यक्ति के बारे में या किसी शिक्षक के बारे में, ठीक है, शिक्षक के बारे में या व्यक्ति कह सकते हैं इसको, या किसी के बारे में हमने एक मानक स्टैंडर्ड कर दिया कि ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने रेटिंग स्केल का यूज करके लोगों का मत जाना। ठीक है, तो उसमें उत्तम आया या वेरी गुड आया या गुड आया या अगली, मतलब कुछ भी तरीके से आया कि बहुत कम अच्छा पढ़ाते हैं। तो जो रेटिंग स्केल के द्वारा हमको प्राप्त होता है और जो एक मानक निर्धारित होता है उसकी हम तुलना करते हैं इन दोनों की। ठीक है, इसमें और इसमें कितना अंतर है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रमापीकृत मापनी। वैसे इनसे शायद अभी तक क्वेश्चंस आए नहीं हैं। ठीक है, ये आपको बता दिए कि ये इतने प्रकार होते हैं। ठीक है, ये किसके बताएं हमने आपको, कोट निर्धारण मापनी के ही प्रकार हैं रेटिंग स्केल के, ये इस तरीके से इनको मापा जा सकता है। ठीक है, इसके बाद संचयी बिंदु मापनी और बाधित चयन मापनी। ठीक है, संचयी बिंदु, ठीक है, संचयी बिंदु मापनी, इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें किसी भी व्यक्ति का कुल प्राप्तांक का औसत अंक, ठीक है, ठीक है, औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है। ठीक है, ये किसका है, इसका संचयी बिंदु मापनी का मतलब कि इसमें किसी भी व्यक्ति का कुल प्राप्तांक का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है और उसके सभी गुणों का औसत प्राप्तांक, उसके जो जितने भी गुण हैं सभी गुणों का औसत प्राप्तांक क्या देता है, उसके व्यक्तित्व के बारे में जानकारी, व्यक्तित्व के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, इसका जो स्पेशली यूज किया गया था इस स्केल का, हर्टसन थे, इन्होंने बच्चों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया। ठीक है, इसका उपयोग बच्चों के व्यवहार, ठीक है, बच्चों के व्यवहार की जांच करने के लिए किया गया था। मतलब व्यक्ति का कुल प्राप्तांक का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है कि उसका औसत अंक कौन सा है और सभी गुणों का औसत प्राप्तांक, जितने भी गुण होते हैं उनका औसत प्राप्तांक क्या आ रहा है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति के बारे में जानकारी मिल जाती है। जैसे कि मतलब किसी बच्चे से पूछा जाता है कि मतलब अपने को अनुमान से बताएं, ठीक है, ठीक है भाई, अपने अनुमान से बताएं कि कक्षा में मतलब किसका व्यवहार ऐसा है कि मतलब हम किसी भी बालक से पूछें कि ये किसका व्यवहार है क्लास में। जैसे कि कोई बच्चा शोर करता है, एक बच्चा जो लड़ाई करता है, ठीक है, या देर से स्कूल आता है, या सबसे लास्ट में बैठता है। ठीक है, सबसे लास्ट में बैठता है। ठीक है, तो एक किसी बालक से हम ये पूछें कि ये सारे व्यवहार किस बच्चे के हैं या किसके हैं, तो उस व्यक्ति का कुल प्राप्तांक का औसत अंक ज्ञात कर लिया जाता है और सभी गुणों, मतलब गुण होते हैं उसके आधार पर
हम उसमें बताते हैं। तो इस पर ये इसका जो किया गया था संचयी बिंदु मापनी कहते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद इनका यूज नहीं होता है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन नहीं आते, वो तो एक जानकारी के लिए, क्योंकि कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। कभी हो सकता है इनसे क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ये हमारे स्केल में हुई है, कोट निर्धारण पैमाना है, ठीक है, रेटिंग स्केल, तो ये सभी रेटिंग स्केल है। अंतिम है बाधित चयन मापनी, ठीक है, इसको कहते हैं फोर्स्ड चॉइस रेटिंग स्केल, ठीक है, बाधित चयन मापनी, फोर्स चॉइस रेटिंग स्केल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो समूह होते हैं, ठीक है, दो समूहों में दो व्यक्तियों की तुलना, कि इस समूह में जो ए समूह है और बी समूह, इसमें कौन सी अच्छाई है और इसमें कौन सी बुराई है, ठीक है। तो इनकी अच्छाइयों और बुराइयों के आधार पर हम इनको, विशेषताओं के आधार पर हम इनको बांट देते हैं, ठीक है। ये दो जोड़े होते हैं, समूह होते हैं, और इनमें हमको केवल यही बताना होता है कि कौन सी विशेषता दूसरे से अधिक है, ठीक है। तो इस मापनी का यूज हम ये करते हैं कि जब हमको ये बताना होता है कौन सी विशेषता इसमें ज़्यादा अच्छी है, ये अधिक है, और इसमें कम अच्छी। मान लीजिए हमको IQ बताना है, तो इसकी IQ कैसी है, ठीक है, ज़्यादा है, और इसकी IQ कम है, ठीक है। तो कोई गुण, या मतलब कि इसमें जो विशेषता है ये सुंदर ज़्यादा है और ये कम, तो इस तरीके से किसी भी इसका वो करते हैं, ठीक है, वेदीकरण नहीं है, ठीक है, इसको व्यवहारिक विशेषताओं के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। ये किसी समूह के विशेष माने जाने उत्तम और निम्न कोटि के व्यक्तियों का विवरण लिख दिया जाता है। तो इसमें जो उत्तम कोटि का होता है उसका विवरण लिख लिया जाता है, और जो निम्न कोटि का होता है उसका विवरण लिख दिया जाता है। ये बता दिए हैं, बाकी अगर और ज़्यादा डिटेल से पढ़ना है तो आप किसी भी किताब में देख लें, ठीक है। आपके जो सिलेबस में केवल लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोट निर्धारण पैमाना रेटिंग स्केल मापनी, ठीक है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, अगली क्या दी हुई है सिलेबस में, अगला दिया हुआ अभिव्यक्ति पैमाना, ठीक है। तो अभिव्यक्ति अभी छोड़ देते हैं क्योंकि हम इन तीनों को एक साथ कराएंगे, अभिव्यक्ति, अभिक्षमता और उपलब्धि। तो इसमें आपका तुलनात्मक रूप से बता देंगे तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नावली है इसमें, तो प्रश्नावली देखते हैं, ठीक है। प्रश्नावली क्या होती है, ठीक है, प्रश्नावली क्वेश्चनायर जिसको कहते हैं, ये भी हमारा एक उपकरण है, इसके द्वारा हम किसी भी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रश्नावली हम बनाते हैं, इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम क्वेश्चंस लिखते हैं और यहाँ पे उत्तर की जगह छोड़ देते हैं, फिर क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं, फिर यहाँ पे उत्तर के लिए जगह छोड़ देते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस है, फिर यहाँ पे उत्तर की जगह, तो इस तरीके से ये क्वेश्चनायर होता है, इसको हम प्रश्नावली बोलते हैं, ये हम बनाते हैं, ठीक है। जब कभी भी हमको ज़्यादा पॉपुलेशन से ज़्यादा समग्र जनसंख्या होती है, सैंपल के लिए हमको क्या कर चाहिए, व्यक्तियों की राय चाहिए होती है, या हमको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी व्यक्ति के बारे में या किसी भी बारे में, तो हम क्या करते हैं, प्रश्नावली का यूज करते हैं। और प्रश्नावली का यूज कैसे करते हैं, इसमें जो क्वेश्चन ये होते हैं वो प्रेजेंट टाइम के होते हैं, इसकी एक विशेषता होती है, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो वर्तमान के होते हैं, ठीक है, वर्तमान से रिलेटेड होती है। और क्वेश्चन किसी व्यक्ति के पर्सनल से रिलेटेड नहीं होते, व्यक्तित्व से रिलेटेड मतलब नहीं होते हैं, किसी भी उसके पर्सनल चीज़ों से रिलेटेड नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चंस रहते हैं, और ये प्रश्नावली का यूज पढ़े लिखे लोगों के ऊपर किया जाता है, ठीक है, जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते हैं, ठीक है, लोगों पर किया जाता है। इसका यूज हम बिना पढ़े लोगों पर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन हम बता देते हैं, ठीक है। गुण एवं हेड के अनुसार, हेड के अनुसार प्रश्नावली क्या होती है, प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है,
बाकी इनके बारे में थ्योरी आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन यहाँ पर मैं केवल उनका सबका निचोड़ बता देती हूँ कि एक्चुअल आखिर है क्या ये चीज़, ठीक है, तो वो बता देती हूँ। बाकी डिटेल आप पढ़ेंगे तो और चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि और क्या होता है, ठीक है। प्रश्नावली एक प्रकार का उत्तर प्राप्त करने का साधन है जिसका स्वरूप ऐसा होता है, ठीक है, जिसका स्वरूप ऐसा होता है कि उत्तरदाता, ठीक है, उत्तरदाता क्या करता है, उसकी पूर्ति करता है, उसकी पूर्ति करता है। ठीक है, मतलब कि हमको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन चाहिए, मान लीजिए हमको किसी भी जनजाति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन वो चाहिए, राय चाहिए सभी लोगों की कि सब लोग क्या सोचते हैं, कोई भी नियम बना रहे हैं तो उसके बारे में सभी लोगों की राय क्या है, तो इसके लिए हम क्वेश्चनायर बनाएंगे, प्रश्नावली बनाएंगे और इसमें एक टाइम में बहुत सारे लोगों से सूचनाएं इकट्ठी की जा सकती है, ठीक है। एक प्रश्नावली बनाएंगे, इसमें प्रश्न रखेंगे और इस प्रश्नावली की जितने लोगों को हमको देनी होंगी उतनी कॉपी कर लेंगे, ठीक है, उतनी कॉपी कर लेंगे। फिर एक साथ उन सभी व्यक्तियों को हमको जितने लोगों से इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ये प्रश्नावली हम उनको दे देते हैं और फिर वो हमको इसमें क्वेश्चनों के आंसर यहाँ पे भर के अपनी मन मर्जी से, ठीक है, अपने मन मर्जी से में आंसर भर देते हैं, इसके बाद वो हमको दे देते हैं, ठीक है। इसी को प्रश्नावली कहते हैं। अब ये जो प्रश्नावली होती है ये दो प्रकार की होती है आपकी, एक तो होती है खुली प्रश्नावली और एक होती है बंद प्रश्नावली, ठीक है। खुली प्रश्नावली, दूसरी हो गई बंद प्रश्नावली, ठीक है, इसमें टाइम भी कम लगता है, लागत भी हमारी कम लगती है। तीसरी मिश्रित प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली, ठीक है। 3 प्रकार की प्रश्नावली होती है। खुली प्रश्नावली में क्या होता है, खुली प्रश्नावली में जो क्वेश्चंस होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं, सब्जेक्टिव, विस्तृत उत्तरीय होते हैं, ठीक है, विस्तृत होते हैं, इनको दीर्घ उत्तरीय होते हैं, ठीक है। इनमें हम अब जो भी प्रश्न होता है इनको हम अपने अकॉर्डिंग, अपने मन के अकॉर्डिंग जो हमारे दिमाग में चीज़ें हैं उनको व्याख्या करके, जैसे मान लीजिए निबंध लिखना है, ठीक है, निबंध लिखना है या लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है। लेकिन बंद प्रश्नावली में क्या होता है, 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें दिख रहा है क्या, ठीक है, चलिए इतना ही कर लेते हैं क्योंकि लाइट का इशू हो गया है, ठीक है। तो ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन में से फाइनली हम एक ही सही होता है और एक को ही चुन सकते हैं। इसमें हम अपने मन की बातों को, मन की चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उसके बारे में और राय नहीं दे सकते। केवल जो 4 ऑप्शन है हमारे पास उन्हीं में से हमको 1 चुनना होगा, या किसी को क्वेश्चन चुने तो सही और गलत का निकालना होगा, या मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, बंद प्रश्नावली के अंतर्गत, ठीक है। तो जो आपकी बंद प्रश्नावली होती है ये ज़्यादा आसान होती है, ठीक है, और इससे हमारा जो क्या होता है ये इजी होती है, लेकिन इसमें नॉलेज हमको डीप चाहिए होती है, ठीक है। जो आपके इसमें हमारा ज़्यादा सिलेबस कवर कर लिया जाता है यदि हम किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन जो विस्तृत उत्तरीय, जो सब्जेक्टिव दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस होते हैं इनमें हमारा जो क्या होता है सब जो ज़्यादा कवर नहीं कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपका यूजीसी नेट का एग्ज़ाम होता है, इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं लेकिन सिलेबस देखो कितना ढेर सारा कवर कर लिया जाता है। वहीं आपका रिटन टेस्ट हो जाए तो क्या ये इतना सारा सिलेबस कवर कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। क्यों, 3 घंटे के टाइम में कितना कितना पूछ लेंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा कुछ पूछ लेते हैं तो इसका सिलेबस भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, और जो आपकी बंद प्रश्नावली होती है इसका एरिया भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसमें केवल हम ज़्यादा अपने तरफ से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जो चीज़ें हैं उन्हीं में से हमको सही गलत मैचिंग या 4 ऑप्शनों में से एक चुन लिया जाता है, ठीक है। इसमें हम अपने मन की बात को भी ढंग से कर सकते हैं। उत्तरदाता अपने विषयों को शब्दों के रूप में यहाँ पर उत्तर दे देता है, ठीक है, अपने शब्दों के रूप में उसको विस्तृत रूप से बता सकता है। मिश्रित प्रश्नावली में क्या होती है, इन दोनों का मिला जुला रूप,
कुछ क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय भी होते हैं, तो कुछ ऑप्शन भी होते हैं, कुछ टिक वाले भी होते हैं और कुछ मैचिंग वाले भी होते हैं। ठीक है, दोनों का मिला जुला। ठीक है, अगला है आपका इन्वेंटरी टेस्ट यानी रुचि परीक्षण। रुचि परीक्षण, इसी को पहले इंटरेस्ट टेस्ट कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट। अभी हो गया है इन्वेंटरी टेस्ट, इसी को रुचि परीक्षण कहते हैं। रुचि परीक्षण मतलब कि आपका इंटरेस्ट, ठीक है, केवल आपके गुणों की, आपकी विशेषताओं की जांच की जाती है इस परीक्षण के द्वारा कि आपका इंटरेस्ट जो है किस चीज़ में है। ठीक है, इसके द्वारा हमको किसी भी गुणों के विशिष्ट गुणों, किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का मापन करते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के विशिष्ट गुणों का, ठीक है, विशिष्ट गुणों का क्या करते हैं, मापन करते हैं रुचि परीक्षण के द्वारा। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, प्रक्रिया, तथ्य, कार्य आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने पर ध्यान केंद्रित करने, उसमें संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, रुचि कहते हैं। तो रुचि आप सभी लोग जानते होंगे इंटरेस्ट की, हमारा किस चीज़ में, किस चीज़ को हम पसंद करते हैं, किस चीज़ को हम पसंद नहीं करते हैं, कौन सा काम हमको करने में अच्छा लगता है, कौन सा काम करने में हमको बुरा लगता है। रुचियाँ कैसी होती हैं, एक तो जन्मजात भी होती हैं। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, रुचि परीक्षण। कोई पढ़ने वाला ऐसा तो नहीं है, लेकिन मैंने इसमें बता दे रहे हैं। ठीक है, कुछ आपके जन्मजात होते हैं, कुछ इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो अर्जित होते हैं। मान लीजिए हमने किसी को ड्राइंग बनाते हुए देख लिया तो हमारा भी उसमें इंटरेस्ट हो गया कि हम भी बनाएंगे, तो ये आपका कैसा हो गया, अर्जित हो गया। और जन्मजात कैसे, शुरू से ही हर व्यक्ति का इंटरेस्ट अलग अलग होता है। ठीक है, कुछ किसी को मान लीजिए ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, किसी को सिंगिंग अच्छा लगता है, ठीक है, किसी को कोई भी चीज़ अच्छी लगती है, तो मतलब इस तरीके से अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए कनिंघम के अनुसार। ठीक है, कनिंघम के अनुसार है रुचि परीक्षण क्या होता है, रुचि क्या होता है। ठीक है, रुचि नापने के लिए हम जिस टूल्स का या जिस उपकरण का यूज करते हैं उसी को क्या कहते हैं, रुचि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, किसी के इंटरेस्ट को मापने के लिए जो भी हम परीक्षण का यूज करते हैं उसी को रुचि परीक्षण कहते हैं। ठीक है, तो रुचि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये सभी लोग जानते हैं। ठीक है, स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में लीन हो जाता है, अनुभव में लीन कर देती है। ठीक है, कर देती है तथा वह उसे जारी रखती है, तथा वह उसे जारी रखती है। ये कनिंघम की डेफिनेशन है। ठीक है, ठीक है, और इसके और एक चीज लिख लीजिए कि रुचि क्या होती है, रुचि वह अनुभूति है जिसके कारण व्यक्ति वास्तविक रूप से किसी विशेष क्रिया, इसके माध्यम से आप इंटरेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं कि होता क्या है। ठीक है, क्रिया, वस्तु अथवा परिस्थिति से संबंध होता है, परिस्थिति से संबंध होता है। ठीक है, तो ये रुचि परीक्षण क्या होता है कि जिसके द्वारा हमको पता चलता है किसी वस्तु के प्रति, किसी क्रिया के प्रति या किसी परिस्थिति के प्रति हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम उस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हैं, हम उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। मान लीजिए जैसे हमने इसको डिफाइन करा है। ठीक है, रुचि व्यक्ति की स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो किसी अनुभव में लीन कर देती है तथा वह उसे जारी में रखती है। मान लीजिए हमको बागबानी करना अच्छा लगता है, पेड़ पौधों को लगाना अच्छा लगता है, तो हम उसमें इतने लीन हो जाते हैं, जो काम हम इंटरेस्ट के साथ करते हैं वो उस काम में हम बहुत आगे जाते हैं। ठीक है, किसी भी काम को यदि हमारे माँ बाप हमसे कहते हैं बेटा ये भी करना चाहिए, वो भी करना चाहिए, ये भी करो, तो ठीक है हम लोग वो काम करते हैं उनके कहने से। लेकिन जिस चीज़ में हमारा इंटरेस्ट होता है उस काम को हम क्या बहुत आगे ले जाते हैं।
ठीक है, जिसमें हमारा इंटरेस्ट स्वयं का होता है। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, बच्चों को टीवी देखने में बहुत इंटरेस्ट होता है। जब कभी भी डोरेमोन चल रहा हो या कोई वो शिजुका वगैरह वो आते हैं, वो देखिए उसमें आते हैं, तो बच्चे इतने लीन हो जाते हैं उसमें कि जब कभी भी भोजन वो खाना नहीं खाते हैं, तो माँ बाप क्या करते हैं, माताएं ज़्यादातर मम्मियाँ लोग क्या करती हैं, मैं भी करती हूँ ज़्यादातर, ये कि बच्चा बैठा है वो टीवी देख रहा है, उसके मुंह में खिलाते जाओ तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो खाना खा रहा है, और वैसे खाने को तो नहीं खाएगा। तो ये उसका इतना इंटरेस्ट है कि उसमें इतना लीन रहता है, और केवल टीवी खुली हो बच्चों को ये नहीं दिखाई देगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस टीवी भर खुली हो, तो टीवी भर खुली हो तो उनको इतना इंटरेस्ट होता है, और टीवी बंद हो जाए तो उनके सारे काम बंद हो जाते हैं। और जो इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट के साथ जब कभी भी हम कोई काम करते हैं तो वो काम हमारा बहुत अच्छा होता है। आजकल जो हम पढ़ाई कर रहे हैं इंटरेस्ट के साथ थोड़ी कर रहे हैं, ये केवल हमको पोजीशन मिलने के लिए, हमको डिग्री मिल जाए इसके लिए कर रहे हैं। यदि हम यही के काम यही पढ़ाई इंटरेस्ट के साथ करें तो जमाने का नेट क्वालिफाई हो जाता है। ठीक है, तो रुचि आपको समझ में आ गया कि क्या होता है, और रुचि तालिका क्या होता है। ठीक है, हम बात करते हैं रुचि तालिका क्या होता है। आपको ये तो बताया जिस तालिका के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की, ठीक है, रुचि तालिका क्या होता है, किसी भी वस्तु की, व्यक्ति की, प्रक्रिया की, कार्य आदि को पसंद करने या उसके प्रति आकर्षित होने या ध्यान केंद्रित करने, उसे संतुष्टि पाने की प्रवृत्ति को भी रुचि कहते हैं। ठीक है, रुचि तालिका के अंतर्गत क्या होता है, हमने इस तरीके का एक फॉर्मेट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने वो लिख लिए, पूछ लिया आपको ये पसंद है, आपने कहा हाँ हम इस चीज़ को पसंद करते तो सही, ये चीज़ पसंद नहीं है तो गलत, तो इस तरीके से रुचि तालिका बना लेते हैं, इंटरेस्ट। ठीक है, अब रुचि के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार होते हैं। एक तो हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो आंतरिक होती है, इंटरनल रुचि होती है, आंतरिक इंटरनल, और एक हमारी बाह्य रुचि होती है। ठीक है, एक्सटर्नल और इंटरनल। ठीक है, तो एक्सटर्नल इंटरेस्ट होता है और इंटरनल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, आंतरिक इंटरेस्ट क्या होता है, जो हमारे अंदर से, अभी हमने बताया कि जब हमारा मन कोई अंदर से काम करने की इच्छा हो, जो हमारे अंदर से किसी भी काम की इच्छा हो, बाह्य प्रेरणा के बगैर, हमको मोटिवेट ना किया गया हो, हमको किसी ने सलाह ना दी हो, हमको किसी ने उसके इफेक्ट, साइड इफेक्ट, मेरिट डिमेरिट्स ना बताई हो कि इसके क्या इफेक्ट हैं, आप ऐसा काम करो, ड्राइंग बनाओ आपको। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब कभी भी, मतलब कि हम बगैर किसी बाह्य प्रेरणा के, बगैर किसी मोटिवेशन के किसी भी काम को जारी रखते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई भी उद्देश्य है, हमको कोई ड्राइंग बनाना है, ठीक है, या हमको ड्राइंग का टीचर बनना है। ठीक है, तो उद्देश्य पूरा होने के बाद भी जब हम उस क्रिया को जारी रखते हैं तो, ठीक है, बगैर किसी बाह्य प्रेरणा के, बगैर किसी आकर्षण के, किसी को देख के, बगैर किसी को ये बताए हुए कि इसके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा होता है, ये काम करो तो आपको बहुत ज़्यादा नाम मिलेगा, बहुत ज़्यादा यश मिलेगा, तो बगैर मोटिवेशन के, बगैर किसी लालच के जब हम किसी भी काम को करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, इंटरेस्ट होता है, और उस क्षेत्र में हम बहुत आगे जाते हैं। तो ये होती है हमारी इंटरनल टेस्ट। ठीक है, आंतरिक टेस्ट। और एक्सटर्नल रुचि क्या होती है, एक्सटर्नल इंटरेस्ट क्या होता है कि जब हम अपने उद्देश्यों को, जब हम किसी भी काम को किसके लिए करते हैं, अपने नाम पाने के लिए, यश पाने के लिए करते हैं, मतलब कि उसमें हमारा इंटरेस्ट तो होता है पर उतना नहीं होता है। ठीक है, इंटरेस्ट तो उसमें हमारा होता है लेकिन उतना नहीं होता है जितना कि आंतरिक इंटरनल इंटरेस्ट में होता है। मतलब कि लक्ष्य या उद्देश्य से जो संबंधित होता है वो सुखद संवेद होते हैं कि हमको ऐसा काम करने से क्या होगा, नाम मिलेगा या यश मिलेगा। जब हम इस तरीके से या कोई किसी भी काम में विजय प्राप्त होगी, मान लीजिए हम नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, हमारा आंतरिक इंटरेस्ट तो नहीं है, ठीक है, आंतरिक इंटरेस्ट तो नहीं है, नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं, इससे हमको नेट की क्वालिफाई मिल जाएगी, हमको वैल्यू होगी, हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, लेकिन जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो क्या होगा, ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जब हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो ये क्या होगा कि समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम बाह्य इंटरेस्ट के, मतलब किसी को देखकर आई या मान लीजिए किसी को नाम या उसके चक्कर में आई और जब हमारा उद्देश्य पूरा हो गया तो वो ख़त्म हो गई। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको ये इंटरेस्ट समझ में आ गया क्या होगा। अब इसके 3 प्रकार की होती है। ठीक है, जो सुपर हैं, सुपर एक मनोवैज्ञानिक है, इनके अनुसार रुचि कैसी 3 प्रकार की होती है।
एक होती है आपकी व्यक्त रुचि, ठीक है। इसके बाद अभिव्यक्त रुचि, ठीक है, अभिव्यक्त रुचि। इसके बाद मापित रुचि कहते हैं, मापित रुचि, ठीक है। ये 3 टाइप की होती है, ठीक है, 3 टाइप की होती है। व्यक्त रुचि क्या होती है? जब व्यक्ति इसमें स्वयं अपनी पसंद के विषय में बताता है, ठीक है। व्यक्त रुचि क्या होती है? 3 तरीके से हम इसको कर सकते हैं। जब स्वयं व्यक्ति बताए, स्वयं व्यक्ति बताता है कि मुझको क्या पसंद है, मैं कौन सा हीरो पसंद करती हूँ, मुझको क्या खाने में पसंद है, मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझको घूमना फिरना पसंद है, या मुझे टीचिंग करना अच्छा लगता है, मुझको सिंगिंग अच्छी लगती है, कि मुझको गाना अच्छा लगता है, मुझको घूमना फिरना अच्छा लगता है। मैं स्वयं आपको बताऊँ कि मुझको क्या अच्छा लगता है और मैं क्या करती हूँ, खाने में मुझको क्या पसंद है, तो इस तरीके से, ठीक है। अभिव्यक्त रुचि क्या होती है? अभिव्यक्त रुचि होती है कि वो व्यक्ति स्वयं नहीं बताता, ठीक है, किसी क्रिया के दौरान उसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। मैं आपको नहीं बताती हूँ, मैंने आपको नहीं बताया कि मुझको कला बनाना पसंद है, लेकिन कभी आपने मुझको देखा कि मैं ड्राइंग कर रही हूँ और बहुत अच्छी ड्राइंग कर रही हूँ, तो इसमें क्या होता है कि आपको पता चल गया कि मैडम को क्या ड्राइंग करना बहुत पसंद है, तो मतलब कि इसकी अभिव्यक्ति हो जाती है। जब कभी भी हम किसी भी क्रिया में किसी भी लीन व्यक्ति को देख लेते हैं, तो इससे हमको पता चल जाता है कि उस व्यक्ति को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है, ठीक है। खेल कूद में मान लीजिए कि हमने पार्टिसिपेट लिया, आपको हमने नहीं बताया कि हमको गेम खेलना अच्छा लगता है, लेकिन यदि हम किसी खेल में पार्टिसिपेट लेते हैं तो आपको करते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि आपको क्या, हमको खेल खेलना पसंद है या गेम पसंद है, ठीक है। और मेजरमेंट जो मापित रुचि होती है, ठीक है, ये मापित रुचि होती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा एक रुचि तालिका बनाई जाती है, जिसके द्वारा हम अपने इंटरेस्ट को आंका जाता है, किसमें हमको इंटरेस्ट है और किसमें नहीं है, ठीक है। तो रुचि मापन के विशिष्ट प्रकार से उपकरण कौन कौन से हो सकते हैं, आप ही बताइए, ठीक है। एक तो उपकरण यही हो गया कि जो आपका मनोवैज्ञानिक रुचि तालिका बनाई गई, उसके आधार पर हमने पूछ लिया, ठीक है। एक हमने आपको व्यक्त तरीके से, ठीक है, किसी व्यक्ति के अभिलेख देख, ठीक है, अभिलेख, उसने जो लिखा है, अपनी स्टोरी लिखी, ठीक है, उसके माध्यम से, उसकी क्रियाओं के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की रुचि को कैसे मापेंगे, ठीक है, उसकी वैज्ञानिक या मनोवैज्ञानिक मापनी द्वारा, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मापनी जो रुचि तालिका बनाई मनोवैज्ञानिकों ने, ठीक है, जो आपकी मनोवैज्ञानिक रुचि तालिका के माध्यम से जो इंटरेस्ट ज्ञात करते हैं उसके माध्यम से, ठीक है। मान लीजिए प्रत्यक्ष ऑब्जर्वेशन कर लिया, प्रत्यक्ष निरीक्षण कर लिया, ठीक है, उसी क्रियाओं को देखकर प्रत्यक्ष निरीक्षण कर लेते हैं, उसको ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं कि कौन से काम उसको पसंद है, क्या काम वो करता है, किस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से हमको किसी भी व्यक्ति की रुचि